Good afternoon, everybody. Today I am starting the very most concept of periodic table, that is shielding effect or screening effect. Shielding effect और screening effect जनरली क्या होता है हम आज पढ़ेंगे, ठीक है. Shielding effect or screening effect generally does not observe in unilockon species. Shielding effect or screening effect does not observe in unique electron species. तो क्यों यूनिइलेक्ट्रॉन स्पेसीज क्या है, उनके पास शिल्डिंग इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है क्योंकि उनके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, एक ही इलेक्ट्रॉन है. अगर किसी एटम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ पर क्या होगा, इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन होता है ना, आपस में इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो आपस में जो इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिवली चार्ज है. दो इलेक्ट्रॉन अगर हम आस-पास लाएंगे तो उनके बीच क्या होगा, रिपल्सिव इंटरेक्शन शो करेगा. तो इन्हीं के बीच यूनिइलेक्ट्रॉन स्पीसीज के पास क्या होता है ना, इलेक्ट्रॉन का एक ही इलेक्ट्रॉन होता है. तो उनके पास क्या होता है ना, हमारा शिल्डिंग इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है. कोई एटम हाइड्रोजन, हीलियम प्लस, लिथियम 2 प्लस, ये जो एटम है ना, उन्हीं के पास क्या होता है, शिल्डिंग इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है. उनके बाद हम आएंगे क्या, मल्टी. इट इज जनरली observed in multi-electron species. It is generally observed in multi-electron species. मल्टी-इलेक्ट्रॉन अगर मान लो यहाँ पर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है. मान लो यही न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के आसपास हमारा सेल पड़ा होगा, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल, थर्ड सेल, ऐसा बहुत ही सारा सेल होगा, ठीक है. तो ये मान लो अगर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस का चार्ज क्या होता है हमको मालूम है, पॉजिटिव होता है. तो न्यूक्लियस और ये क्या होता है, सभी सेल के इलेक्ट्रॉन होगा. यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन. सेल के पास क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ही होता है. तो इट इज द शिल्डिंग इफेक्ट बारे में मैं बोल रहा हूँ. इट इज द रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द न्यूक्लियस ऑन द आउटर सेल ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द इनर सेल और सेम सेल इज नोन एज क्या, शिल्डिंग इफेक्ट. ठीक है. इट इज द रिडक्शन इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्सपीरियंस्ड बाय द न्यूक्लियस ऑन द आउटर सेल. न्यूक्लियस और आउटर सेल क्या, जितना दूर दूर हम जाएंगे उतना न्यूक्लियस से दूर दूर भागेंगे हम. तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, धीरे धीरे घटता चला जाएगा. तो इसीलिए जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच जनरली लेस अट्रैक्टिव, आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच क्या होता है, लेस अट्रैक्टिव फोर्स जनरली. और न्यूक्लियस के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है उनका क्या होता है ना, उनका इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के पास मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स, मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्स होता है. और इट इज द किसी के लिए जो शिल्डिंग इफेक्ट घटता चला जाता है, तो जो न्यूक्लियस और आउटर इलेक्ट्रॉन के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स घटता चला जाता है, क्योंकि जो सेम सेल, ये जो इलेक्ट्रॉन सेम सेल में प्रेजेंट है, ये क्या होता है ना, उनके बीच रिपल्सिव इंटरेक्शन शो करता है. तो इसीलिए क्या होता है ना, तो उनके बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है जनरली घटता चला जाता है. तो इसीलिए हम उनको बोलेंगे क्या, शिल्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट. इट इज जनरली ऑब्जर्व्ड इन मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पेसीज. जिनके पास क्या ज़्यादातर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होता है, उसी के पास हम क्या देखेंगे, हमारा शिल्डिंग इफेक्ट हम देख सकते हैं. तो आइए फिर चलते हैं
शिल्डिंग इफेक्ट कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, तो देखेंगे। आइए जरा इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हम देखेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जेड स्टार, उनको बोलेंगे क्या, जेड स्टार इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा। इनको बोलेंगे क्या, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इनको बोलेंगे एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। इनको बोलेंगे स्टिर्लिंग कांस्टेंट, स्टिर्लिंग कांस्टेंट और स्लैटर कांस्टेंट, स्लैटर कांस्टेंट, ठीक है। जनरली इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज में एक पॉइंट देकर आपको बोलता हूँ, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड बाई, ठीक है। उन्हीं ये बेसिस में भी हम बोल सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर किसका ज़्यादा होगा, किसका कम होगा, ठीक है। तो जनरली मैंने बोला जो, तो इसीलिए हम बोलेंगे, एक कंसेप्ट को मिटा देता हूँ, ठीक है। तो जनरली क्या होता है ना, हमारा शिल्डिंग इफेक्ट जनरली तो किसका ज़्यादा होगा, तो शिल्डिंग इफेक्ट, शिल्डिंग इफेक्ट is directly proportional to penetration power, penetration power। पेनिट्रेशन पावर का मतलब क्या होता है ना, जो न्यूक्लियस के करीबन आसपास है उनको, उसी कंसेप्ट को हम बोलेंगे पेनिट्रेशन पावर। तो एस ऑर्बिटल जनरली क्या, एस सबसेल न्यूक्लियस की करीब है, देन पी, देन डी, देन एफ। तो पेनिट्रेशन पावर किसका ज्यादा होगा, एस का ज्यादा होगा, देन पी, देन डी, देन एफ। जनरली जो शिल्डिंग इफेक्ट डी और एफ ऑर्बिटल का जनरली नेग्लिजिबल शिल्डिंग इफेक्ट उन्होंने शो कर, नेग्लिजिबल शिल्डिंग, नेग्लिजिबल शिल्डिंग इफेक्ट उन्होंने, नेग्लिजिबल शिल्डिंग इफेक्ट उन्होंने शो करेंगे, ठीक है। तो इसीलिए और उन्होंने इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डायरेक्शनल कैरेक्टर का, नल कैरेक्टर का जो शिल्डिंग इफेक्ट क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसीलिए हम देखेंगे उनका कैलकुलेशन किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। तो आइए देखेंगे, वो जो कॉन्सेप्ट है एफ और पी के लिए अलग सा लगेंगे और डी एफ के लिए अलग सा लगेंगे, तो ध्यान रखेंगे। तो ध्यान रखिए, मैं दोनों टेबल बना के आपको बताता हूं। शिल्डिंग कांस्टेंट, कैलकुलेशन ऑफ शिल्डिंग कांस्टेंट, शिल्डिंग कांस्टेंट हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, आइए जरा देखें। एस और पी के लिए, एस और पी के लिए अलग सा कैलकुलेशन होगा और डी एंड एफ के लिए अलग सा कैलकुलेशन होगा। कैसे तरीके से कैलकुलेशन होगा, आइए देखेंगे। तो अगर पहला पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं, पहला पॉइंट क्या होगा, अगर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, मैंने जिस इलेक्ट्रॉन को तुम्हारा शिल्डिंग इफेक्ट कैलकुलेशन करने के लिए बताया, उनके आउटर सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होगा उनको हम बोलेंगे आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाएगा वहां पर, आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट 0 टुवर्ड्स शिल्डिंग इफेक्ट, ठीक है। इनका भी यही रोल प्ले करेगा, आउटर मोस्ट इसका जो रोल होगा इनका भी वही रोल होगा।
ठीक है। नेक्स्ट वन, except one electron to the shaded electron contribute कितना कंट्रीब्यूट करेगा 0.35, ठीक है 0.35, ये ध्यान रखना, ठीक है। उनका सेकंड पॉइंट क्या होगा, एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन present in D and F subcell contribute, कितना कंट्रीब्यूट करेगा ना, ये कंट्रीब्यूट करेगा 0.35 कंट्रीब्यूट करेगा, 0.35 कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। इनका क्या होगा, दी n-1 सेल, मैं यहाँ पर m किसको बोलता हूँ, सेडेड सेल को मैं m बोलता हूँ। n-1 सेल कंट्रीब्यूट कितना कंट्रीब्यूट करेगा 0.85 टुवर्ड्स शील्डिंग इफेक्ट, 0.85 टुवर्ड्स शील्डिंग इफेक्ट। और इनका क्या 0.35 डी और एफ सबसेल में जो होगा उनका 0.35 कैलकुलेशन में आएगा। और क्या हो जाएगा, और जो रेस्ट इलेक्ट्रॉन बचा हुआ होगा ना, रेस्ट इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कितना कंट्रीब्यूट करेंगे, 1 टुवर्ड्स शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है। तो और इनके पास क्या हो, रेस्ट इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1 टुवर्ड्स शील्डिंग इफेक्ट, वो कितना कंट्रीब्यूट करेंगे 1 कंट्रीब्यूट करेंगे। तो जरा आइए हम इनका एक एग्जांपल लेंगे और इनका एक एग्जांपल लेकर मैं तुमको समझ देता हूँ कैसे होगा ये। तो आइए देखिए, ये समझ गए, तो आइए मैं तुमको एक एग्जांपल देकर बताता हूँ। मैंने बोला कैलकुलेट, मैं एक क्वेश्चन देता हूं फिर उसको तुमको कैलकुलेट द क्वेश्चन फॉर, कैलकुलेट द सिग्मा एंड जेड स्टार फॉर 3p इलेक्ट्रॉन ऑफ कैल्शियम, ठीक है। तो पहले हमको क्या करना पड़ेगा, सॉल्यूशन, उनका सॉल्यूशन क्या होगा, पहले हमको कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 20 होता है। तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। देखो ध्यान रखो, मैंने यहाँ पर क्या बोला ना, 3p इलेक्ट्रॉन का हमको सिग्मा एंड जेड स्टार कैलकुलेट करने के लिए, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनको हम बोलेंगे आउटर सेल, ठीक है। इनको हम क्या बोलेंगे, आउटर सेल। तो इनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, 2 into 0, तो उनका कंट्रीब्यूशन 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पर मैंने बोला शेडेड सेल 3, इनका शेडेड सेल है, ठीक है। तो इनके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है।
तो 8 इलेक्ट्रॉन होगा, तो मैंने बोला एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन वहां पर, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 7 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35, उनका 7 इलेक्ट्रॉन इंटू 0.35 उनको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा 7 बरा 35 5 2.45, ठीक है 0.35 इंटू 7 2.35, ठीक है। तो फिर मैंने बोला n-1 सेल, n-1 सेल कौन है, ये सेकेंड सेल है, वो है n-1 सेल। उनका कंट्रीब्यूशन क्या होगा, उनका कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 8 इंटू 0.85, तो 8 इंटू 0.85 0.85 इंटू 8 6.80, इनका हो जाएगा क्या 6.80, और इसका क्या हो जाएगा, और रेस्ट इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ होगा उनका क्या कंट्रीब्यूशन क्या है 1 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन इंटू 1 तो 2 हो जाएगा। तो इसी तरीके से इनका क्या चला है, इनका कैलकुलेशन क्या आ जाएगा 11 सिग्मा इज इक्वल टू 11.25, ठीक है। तो मैंने बोला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इक्वल टू जेड माइनस सिग्मा, ठीक है, जेड एटॉमिक नंबर है, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, ठीक है, 20 माइनस सिग्मा हमने कैलकुलेट किया 11.25, तो क्या आ जाएगा 8.75, ठीक है। यहाँ पर जेड स्टार और सिग्मा आ जाएगा 8.75, ठीक है। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे किसके लिए, डी और एफ के लिए भी इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे। तो आइए जरा देखेंगे, मिटा देता हूं, ठीक है। इसी तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मिटा देता हूं, ठीक है। Calculate the sigma and Z star for 3D subcell electron of 3D subcell electron for zinc atom। जिंक एटम के लिए 3D सबसेल का हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम करेंगे क्या, जिंक का एटॉमिक नंबर 30, तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d का कितना हो जाएगा, जिंक 3d10 हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला यहाँ पर, ये तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है, मैंने बोला 3D सबसेल के लिए मैं कैलकुलेट करने का आपको बोला है, तो इनका क्या हो जाएगा 2 इंटू 0 हो जाएगा। तो फिर हम आएंगे क्या 3D के पास, 3D के पास क्या हो जाएगा, D का जितना भी इलेक्ट्रॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है 10 इलेक्ट्रॉन है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन मैंने बोला, तो एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन मतलब 9 इंटू 0.35, तो 9 इंटू 0.35 क्या हो जाएगा 3.15, ठीक है 3.15 हो जाएगा। फिर हम देखेंगे और रेस्ट बचा हुआ जितना भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा 1 हो। तो कितना इलेक्ट्रॉन है मैं देख लेता हूँ, 8 8 16 18, ठीक है, 18 इलेक्ट्रॉन है, 18 इंटू 1 तो क्या हो जाएगा 8, तो इसका सिग्मा वैल्यू क्या आ जाएगा 18 3
21.15, ठीक है। तो यहीं से हम कैलकुलेट करेंगे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जेड स्टार इजिकल टू जेड माइनस सिग्मा, ठीक है। तो हमको पता है जेड कितना है, जिंक का 30 माइनस 21.15 इक्वल टू 8.85, ठीक है। ये है हमारा आंसर। तो इसी तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सभी एटम की इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज और जेड वैल्यू सिग्मा सभी कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।